वेलकम बैक चिल्ड्रन। देखिए, अभी हम आपको बता रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जब किसी भी बॉडी को हम अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स किसी हाइट तक लिफ्ट करेंगे तो जितना भी हमने वर्क किया होगा उस बॉडी को लिफ्ट करने में, वो उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो मैंने यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है कि एम मास की कोई बॉडी है जो ग्राउंड पे रखी हुई है। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी के अगेंस्ट एच हाइट तक लिफ्ट कर रहे हैं। तो वर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ हाइट हो जाएगी और फोर्स तो बॉडी पे एम जी लगेगा, तो एम जी एच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से देखिए आपको दिख रहा होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के मास पे डिपेंड करती है, स्मॉल जी पे डिपेंड करती है और एच पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट, इन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो इसी से हम वो लिख देंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो एक तो डिपेंड करती है मास पर, मास ऑफ ए बॉडी यानी स्मॉल एम, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता हूँ, इसका मतलब मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। सेकेंड फैक्टर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी पे भी डिपेंड करता है और इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और थर्ड फैक्टर है हाइट। हाइट हमेशा जब भी कहेंगे हाइट वर्ड यूज होगी तो हमेशा ग्राउंड से मेजर किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब सेकंड है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अगर हम कोई स्प्रिंग है उसको स्ट्रेच कर रहे हैं या उसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं, तो स्ट्रेच करने में या कॉम्प्रेस करने में हमने जितना भी वर्क किया होगा वो उस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ठीक है ना, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in stretching or compressing a spring against the restoring force is called elastic potential energy of a elastic potential energy of a spring. देखिए, इसके फॉर्मूले का प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। के जो है स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट कहलाता है। अगर कोई स्प्रिंग हार्ड होगी तो उसके लिए के की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और अगर कोई स्प्रिंग बहुत सॉफ्ट है
सॉफ्ट का मतलब आप इजीली उसको स्ट्रेच कर ले रहे, ठीक है ना। जो बाइक में सॉकर्स लगे होते हैं वो भी स्प्रिंग है, लेकिन उसको इतनी इजीली हम लोग नहीं दबा सकते। और एक हमारी जो है आजकल फाइल्स में जो वाइंडिंग होती है उसमें प्लास्टिक की स्प्रिंग रहती है, उसको हम लोग इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं। तो उसके लिए के की वैल्यू कम होगी प्लास्टिक के लिए, ठीक है। और एक्स जितना आपने स्ट्रेच किया है वो है। चिरन ये याद रखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, मैं यहाँ नोट में लिख दे रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, में भी पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो भी कह सकते हैं अगर हाई नहीं होगी, और ज़ीरो, ठीक है। ये नेक्स्ट हेडिंग है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये बताया गया है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहेगी। यानी एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो यही स्टेटमेंट हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी in an isolated system, total energy always remains conserved. That is, energy is neither create nor destroyed. It only transfer from one form to another. ठीक है। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए हम लोग जो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ करेंगे उसमें जो स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे वो ये है कि अगर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें, इफ़ द एयर रेजिस्टेंस इज neglected, या if the air resistance is negligible, then the sum of kinetic energy and potential energy, at every point of motion remains constant. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो टोटल होगी वो हमेशा कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है।